Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope you all are doing great. So, MPSC 001 की जो हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जून सेशन के लिए, ये उसका पार्ट 2 वीडियो है इन हिंदी लैंग्वेज। सेम वीडियो आपको इंग्लिश में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके अलावा जो आपको फ्री पीडीएफ के लिंक अगर चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिंक के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा व्हाट्सएप चैनल, और वहाँ पे हम शेयर करेंगे फ्री पीडीएफ लिंक्स। उसके अलावा MPSC 001 के अगर आपको यूनिट वाइज नोट्स या फिर इसके गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या रहता है कि गेस्ट पेपर में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ओवरऑल सारे के सारे आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। आप उसका प्रिंट वगैरह निकलवा के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान, तो इंडिया में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान जो भी विदेश नीति में हमने मुख्य उपलब्धियां हासिल की उनके बारे में हमें पूरी चर्चा करनी है कि क्या क्या मुख्य उपलब्धियां उस टाइम पर हमने हासिल की हमारे देश ने। तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान। अब हम देखते हैं कि 1971 में भारत श्रीलंका और भारत नेपाल के साथ उन्होंने संबंधों में सुधार किया था। इंदिरा गांधी ने दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। नेपाल और श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सुधरे और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिला। 1971 का इंडो सोवियत संधि भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ 5 वर्षों की रक्षा और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि भारत को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ पाकिस्तान और उसके सहयोगियों के खिलाफ रणनीतिक समर्थन का साधन भी बन जाती है। तो इंडो सोवियत जो संधि है, सहयोग संधि हम इसे कहते हैं, इस संधि ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया, खासकर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान। फिर उस टाइम पे हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है उनमें झगड़ा चल रहा था, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा पश्चिमी पाकिस्तान से उत्पीड़ित हो गया था। तो पूर्वी पाकिस्तान में उत्पीड़न के खिलाफ भारत ने 1971 में सक्रिय समर्थन दिया। तो उस टाइम पे बांग्लादेश को हमारे देश ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया था ताकि जो बांग्लादेश है वो उत्पीड़न से आज़ाद हो सके। भारत ने शरणार्थियों को आश्रय दिया और मुक्ति संग्राम को सहायता प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म होता है। इस युद्ध में भारत की जीत ने दक्षिण एशिया में भारत की साख और क्षेत्रीय प्रभुत्व को बढ़ावा भी दिया था। फिर एक होता है शिमला समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताकि उनके बीच में जो दोनों में विवाद चल रहे थे द्विपक्षीय बातचीत हो सके और उन विवादों को हल किया जा सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण था वो भी हमने इंदिरा गांधी जी के काल में ही किया था। तो जो हमारा भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। यह परीक्षण भारत की परमाणु क्षमता का प्रतीक था और उसने दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित की। इसने भारत को एक प्रमुख परमाणु शक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया था। तो पोखरण के बाद जो है भारत भी वर्ल्ड के सामने एक बड़ी परमाणु शक्ति बनकर उभरता है। उसके अलावा भारत ने जो ये आंदोलन था जिसके नैम जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर इंदिरा गांधी ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका वो निभाती हैं और किसी भी गुट में वो भी जो है शामिल नहीं होती। और 1983 में नई दिल्ली में नैम सम्मेलन की मेज़बानी भी वो करती हैं, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, अफ्रीका और एशिया के साथ संबंधों का विस्तार भी इसी टाइम पे किया जाता है। भारत ने अफ्रीका के मुक्तिदाता आंदोलन का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का कड़ा रुख भी अपनाया था। आपको पता होगा कि अफ्रीका को हमारे बाद जो है आज़ादी मिली थी, तो भारत ने उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। साथ ही भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को भी क्या करा, मजबूत करा। सो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स को आपको बताना है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका प्रभाव था। तो इंदिरा गांधी ने भारत की आवाज़ को
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत किया। भारत ने वैश्विक शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावशाली कूटनीति को अपनाया था। इंदिरा गांधी के समय भारत ने भारतीय महासागर क्षेत्र को विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रयास किया। उन्होंने इसे शांत क्षेत्र बनाने की एक नई नीति अपनाई थी कि भाई जो हमारा भारतीय महासागर, हिंद महासागर है, वहाँ पर शांति रहे, कोई भी विदेशी हस्तक्षेप वहाँ पर ना हो। तो ओवरऑल आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति ने सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। भारत ने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित किया। विश्व स्तर पर अपनी आवाज़ भी जो है हमारे देश भारत ने बुलंद की और विकासशील देशों के हितों की रक्षा भी की। उनकी दूरदर्शी विदेशी नीति ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद भी की थी। उसके बाद हमें यहाँ पे वर्णन करना है भारत की परमाणु नीति का, तो उसके बारे में आपको जो भी बताओ आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और साथ ही विश्व शांति को बनाए रखना भी है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, दूसरा विश्व में शांति को बनाकर रखना, ये हमारी परमाणु नीति का उद्देश्य है। भारत ने परमाणु हथियारों को अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए एक डेटरेंट यानी कि रोक के रूप में रखा है। यानी कि हम जो है कभी भी पहले हमला नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ परमाणु हथियार इसलिए हैं ताकि दूसरे देशों को पता चल सके कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तो वो हमसे थोड़ा सा डरेंगे। और जब भी दो देशों के पास, जब दोनों देशों को पता होना कि उसके पास भी परमाणु हथियार है और दूसरे वाले के पास भी है, तो उसे हम कहते हैं डेटरेंस, कि उन्हें दोनों को डर होता है। उसके अलावा भारत की परमाणु नीति में हम देखते हैं कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हम नहीं करेंगे। तो भारत की नीति है कि वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल तभी परमाणु हथियारों का जवाब देगा जब किसी देश ने पहले उस पर परमाणु हमला कर दिया हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया कि भारत की जो परमाणु नीति है ना, उसके अंदर नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले नहीं करेंगे। जब हम कोई हम पे परमाणु हमला करेगा ना, तो हम उसको जवाब देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भारत की एक जिम्मेदार और शांति प्रिय छवि बनकर उभर कर आती है। भारत केवल इतनी परमाणु शक्ति बना के रखेगा कि दुश्मन को हमला करने से रोका जा सके। ज़्यादा हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें प्रभावी रक्षा करना ज़रूरी है। परमाणु जो मतलब हथियार रहेंगे ना, उसको यूज़ करने के लिए जो फाइनल जो निर्णय जो देगा, वो जो पावर है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा, ना कि हमारी सेना के। इससे क्या रहता है कि जो हथियारों का इस्तेमाल है वो सही और सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित हो पाता है। परमाणु हथियार का नियंत्रण सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली परमाणु कमांड अथॉरिटी के पास होता है। भारत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जो है उसका शांतिपूर्ण उपयोग करेगा, जैसे कि बिजली उत्पादन करने के लिए, चिकित्सा में यूज कर लेगा, कृषि उद्योग वगैरह में कर सकते हैं। परमाणु अप्रसार संधि का जो है भारत ने एनपीटी को इसलिए नहीं माना क्योंकि यह परमाणु हथियारों को कुछ देशों के लिए ही मान्य बनाता है और बाकी देशों को क्या करता है, अलग करता है। तो भारत चाहता है कि सभी देशों के लिए नियम जो है इसके अंदर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इस वजह से भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि का क्या करता है, विरोध करता है। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है कि भारत चाहता है कि पूरे विश्व में परमाणु हथियार खत्म हो जाएं। भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में भी इसका प्रस्ताव दिया है।
और भारत जो है अपनी त्रिस्तरीय रक्षा करेगा, यानी कि जमीन, हवा, समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता उसने विकसित कर ली है। इससे भारत के पास दूसरे हमले का विकल्प भी है जो परमाणु हमले के बाद जवाब देने में मदद करता है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि भारत की परमाणु नीति शांति और सुरक्षा दोनों का संतुलन है। यह नीति कहती है कि भारत केवल अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार का उपयोग करेगा और हमला पहले कभी खुद से नहीं करेगा। साथ ही भारत परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करता है और विश्व से परमाणु हथियारों के अंत का समर्थन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंडिया और अफ्रीका का जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में बताना है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, खासकर भारतीय महासागर के माध्यम से। औपनिवेशिक काल में भी भारतीय व्यापारियों और प्रवासियों ने अफ्रीका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारे जो संबंध हैं वो क्या है, प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। आज जो भारत अफ्रीका का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और कई अरबों डॉलर में हमारा जो है इनके बीच में व्यापार होता है। भारत अफ्रीका को औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुएं निर्यात करता है, जबकि अफ्रीका से कच्चे माल का आयात करता है। भारत से अफ्रीका में क्या क्या निर्यात होता है, तो दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, वाहन, ये सब होता है, पेट्रोलियम के उत्पाद, मशीनरी, ये सब हम निर्यात करते हैं। और वहाँ से हम क्या आयात करते हैं, कच्चा तेल, विशेषकर नाइजीरिया और अंगोला से सोना, कोयला, खनिज और कृषि उत्पाद वगैरह भी हम वहाँ से आयात करते हैं। किन किन देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वहाँ पे होता है, तो नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, केन्या, तंजानिया, घाना, इन सब के साथ हमारा व्यापार होता है। और इंडिया मतलब हमने ना उनके साथ कुछ सहयोग ट्रीटीज़ वगैरह जिसे हम कहते हैं ना, व्यापार की ट्रीटियाँ, व्यापार की संधियाँ भी की हुई हैं, ताकि जो व्यापार है उसे और ज़्यादा सुगम बनाया जा सके, उसको ईजी बनाया जा सके, टैरिफ वगैरह हटा दिए जाएं। तो उसमें है आपका इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के जरिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। एक है ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना, जहाँ पे अफ्रीका के विकासशील देशों को भारत से टैक्स में छूट मिलती है। एक है लाइन ऑफ क्रेडिट, विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। और पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार, शिक्षा, इन सब का विस्तार भी हुआ है। अफ्रीका जो है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, बिकॉज वहाँ से हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं और जो उपभोक्ता का बाजार है वो बड़ा है वहाँ पे। वैश्विक दक्षिण और सहयोग में भी मदद करता है ये, साउथ साउथ जो कोऑपरेशन होता है ना, उसमें ये हेल्प करता है। और चाइना जिसका आज इतना प्रभाव बढ़ गया है, तो उसको एक तरीके से हम चैलेंज दे सकते हैं। पर हमारे सामने कुछ चुनौतियां आ जाती हैं जब हम अफ्रीका के साथ व्यापार करते हैं, जैसे कि अफ्रीका में अवसंरचना और राजनीतिक स्थिरता की समस्याएं हैं। चीन जैसी अन्य शक्तियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा हमें करनी पड़ रही है। लॉजिस्टिक और व्यापारिक बाधाएं हैं। तो भारत और अफ्रीका के व्यापारिक संबंध दोनों के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों ने साझा हितों को लेकर सहयोग को बढ़ावा दिया और आने वाले समय में यह रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। सो गाइज, MPSC 001 की आने वाले टाइम में हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। आप सभी को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि लाइव क्लास के अंदर आप अपने सारे के सारे जो जून एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर सकें।